सोचिए, हमारा पूरा का पूरा फूड सिस्टम जिस चीज पर टिका है वो बहुत ही नाजुक है। और वो नींव जानते हैं क्या है? वो है हमारे पैरों के नीचे की मिट्टी। आज हम इसी नींव की, इसी मिट्टी की कहानी में गहरे उतरेंगे। और ये कोई मजाक नहीं है, भले ही सुनने में थोड़ा फिल्मी लगे, पर सच यही है कि जिस जमीन से हमारा खाना आता है वो खुद एक बहुत बड़े संकट में है। हमारी नींव सच में दरक रही है। तो देखिए, हमारे सामने ना दो रास्ते हैं, दो बिल्कुल अलग तरह के भविष्य। एक तरफ है इंडस्ट्रियल फार्मिंग। ये वो रास्ता है जो फॉसिल फ्यूल पर चलता है, खूब सारा प्रदूषण फैलाता है और धीरे धीरे हमारी मिट्टी का गला घोट देता है। और दूसरी तरफ वो है रीजेनरेटिव फार्मिंग, एक ऐसा तरीका जो कुदरत से लड़ता नहीं बल्कि उसके साथ मिलकर काम करता है और मिट्टी में सही मायने में एक नई जान फूंकता है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, जरा इस पे गौर कीजिए। दुनिया की 1/3 1/3 उपजाऊ मिट्टी अब खराब हो चुकी है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है, एक अलार्म है कि अगर हमने अपने तौर तरीके नहीं बदले तो शायद बहुत देर हो जाएगी। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो साफ दिख रही है, पर इसका हल क्या है? यहीं पर एंट्री होती है रीजेनरेटिव खेती की। एक ऐसा नजरिया जो जमीन को सिर्फ इस्तेमाल नहीं करता बल्कि उसे ठीक करने का, उसे फिर से जिंदा करने का एक वादा करता है। तो ये रीजेनरेटिव खेती आखिर है क्या भला? देखिए, इसे सिर्फ फसल उगाने का एक तरीका मत समझिए, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक पूरी सोच है, एक फिलॉसफी है जहां हम कुदरत के कायदों को अपनाते हैं। इससे होता क्या है? मिट्टी की सेहत सुधरती है, बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता बढ़ती है और पूरा का पूरा इकोसिस्टम मजबूत बनता है। मतलब ये खेती भी है और जमीन की देखभाल भी। और ये पूरी फिलॉसफी ना 5 बहुत ही सरल सिद्धांतों पर टिकी है। पहला, मिट्टी को कम से कम खोदो ताकि उसका जो अपना घर है वो बर्बाद ना हो। दूसरा, उसे हमेशा ढककर रखो जैसे कुदरत खुद रखती है, पत्तों से या घास से। तीसरा, कोशिश करो कि साल भर मिट्टी में जिंदा जड़े रहें जो उसे खाना खिलाती हैं। चौथा, फसलों में डाइवर्सिटी लाओ, एक ही चीज बार बार मत उगाओ। और पांचवा, जानवरों को खेत का एक हिस्सा बनाओ। ये पांचों चीजें जब मिलती हैं तो एक ऐसा कमाल का साइकिल बनता है जो जमीन को बीमार नहीं बल्कि और भी ज्यादा सेहतमंद और उपजाऊ बना देता है। और एक बात जानना बहुत जरूरी है, ये कोई नया चमत्कारी आविष्कार नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये ज्ञान तो सदियों पुराना है। ये उन स्वदेशी समुदायों की परंपराओं से निकला है जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन के साथ हार्मनी में तालमेल बिठाकर जीना सीखा है। तो सवाल उठता है कि ये जो तरीके हैं ये आखिर बचा क्या रहे हैं? तो जरा ये सुनिए, सिर्फ एक चम्मच मिट्टी में इस पूरी धरती पर जितने इंसान हैं उससे भी कहीं ज्यादा सूक्ष्म जीव रहते हैं। जी हाँ, ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है, एक ब्रह्मांड है। और रीजेनरेटिव खेती इसी अनदेखी जिंदा दुनिया को बचाने का काम करती है। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है ना? बिल्कुल क्रांतिकारी। पर जमीनी हकीकत क्या है? खासकर एक छोटे किसान के लिए इन तरीकों को अपनाना कितना मुश्किल हो सकता है? तो यही सबसे बड़ा सवाल है। अगर ये तरीका इतना ही शानदार है तो फिर ज्यादातर किसान इसे अपना क्यों नहीं रहे? आखिर क्या रोक रहा है इस बदलाव को? सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती है मेहनत, लेबर। रीजेनरेटिव खेती में बहुत ज्यादा शारीरिक काम लगता है। ये मशीनों पर कम और इंसानी हाथों पर ज्यादा निर्भर है। और अक्सर छोटे किसानों को ये काम या तो वॉलंटियर्स से या फिर कम पैसे वाले इंटर्न से चलाना पड़ता है, जो लंबे समय के लिए एक वायबल, एक टिकाऊ मॉडल नहीं बन पाता। फिर आता है कर्ज और रिस्क का पहाड़। किसानों पर पहले से ही बहुत कर्ज होता है। अब सोचिए, जब वो पुरानी पारंपरिक फसलें छोड़कर कोई नया तरीका अपनाते हैं तो अक्सर उन्हें सरकारी बीमा योजनाओं का फायदा मिलना बंद हो जाता है। मतलब ये कि इस बदलाव का पूरा आर्थिक जोखिम उन्हें अकेले अपने कंधों पर उठाना पड़ता है। और ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, इसके पीछे गहरी सामाजिक आर्थिक बाधाएं भी हैं। सच तो यह है कि एक किसान खेती का कौन सा तरीका चुनता है, ये अक्सर उसकी मर्जी नहीं बल्कि उसकी सामाजिक और आर्थिक मजबूरी होती है। क्लास, जेंडर, नस्ल और शिक्षा का स्तर, ये सारी चीजें तय करती हैं कि कौन सा किसान इस बदलाव के बारे में सोच भी सकता है और कौन नहीं। तो हाँ, मुश्किलें बहुत हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि सफलता नामुमकिन है। अब हम देखेंगे कि इन तमाम चुनौतियों के बावजूद इस क्रांति को जमीनी स्तर से, ग्रासरूट्स लेवल से कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। तो किसान कर क्या सकते हैं? असल में उनके पास कई तरह के औजार हैं, एक पूरा टूल किट है।
जैसे कि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, जिसमें मिट्टी को कम से कम छेड़ा जाता है, या फिर रोटेशनल ग्रेजिंग, जिसमें जानवरों को इस तरह घुमाया जाता है कि वो जमीन को खराब करने के बजाय उसे और उपजाऊ बनाएं। एग्रोफॉरेस्ट्री भी है, जहां फसलों के साथ साथ पेड़ भी उगाए जाते हैं। ये सिर्फ अलग अलग तकनीकें नहीं हैं, ये एक फ्लेक्सिबल अप्रोच है जिसे किसान अपनी जमीन की जरूरत के हिसाब से ढाल सकते हैं। तो जमीनी स्तर पर कामयाबी मिलती कैसे है? स्टडीज बताती हैं कि कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं, जैसे किसानों का आपस में जुड़ना, एक दूसरे से अपना ज्ञान और तजुर्बा बांटना, ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करना जिसमें बाहर से खाद बीज खरीदने का खर्चा कम हो, और साथ ही जब उन्हें एनजीओ, यूनिवर्सिटीज या सही बाजार का सपोर्ट मिलता है, तब ये आंदोलन सच में रफ्तार पकड़ता है। जब ये सारी कड़ियां जुड़ती हैं ना, तब जाकर बदलाव एक हकीकत बनता है। चलिए, अब इस पूरी बातचीत के आखिर में एक बहुत ही आम सवाल पर लौटते हैं। एक ऐसा सवाल जो इस पूरे आंदोलन के बारे में बार बार पूछा जाता है और हमें उस पर फिर से सोचने की जरूरत है। और वो सवाल है, क्या छोटे पैमाने पर की जाने वाली ये रीजनरेटिव खेती पूरी दुनिया का पेट भर सकती है? ये सवाल हमेशा इस बहस के सेंटर में रहता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि सबूत कुछ और ही इशारा करते हैं? सबूत ये कहते हैं कि शायद ये सवाल ही गलत है, ये हमें असली मुद्दों से भटका रहा है। क्यों? क्योंकि सच तो ये है कि हम आज भी पूरी दुनिया का पेट भरने के लिए जरूरत से ज्यादा कैलोरीज पैदा करते हैं। असली प्रॉब्लम प्रोडक्शन की नहीं है, असली प्रॉब्लम है डिस्ट्रीब्यूशन की, खाने की जबरदस्त बर्बादी की और सामाजिक आर्थिक असमानता की। तो सवाल ये नहीं होना चाहिए कि हम और कैसे उगाएं, सवाल ये होना चाहिए कि हम जो उगाते हैं उसे हर जरूरतमंद तक सही तरीके से कैसे पहुंचाएं। तो चलिए इस पूरी बातचीत को इस एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ते हैं। दुनिया का पेट कौन भरेगा, इसकी चिंता करने के बजाय शायद हमें ये पूछना चाहिए कि हमारे सिस्टम में ऐसा क्या बदलना चाहिए जिससे हम एक सेहतमंद मिट्टी और उसे जोतने वाले किसानों को सच में वो इज्जत और वो महत्व दे सकें जिसके वो हकदार हैं।